फैन बंद कर दिया जाए क्या? एसी चला दो, फैन बंद कर दो। हाँ, अभी उसकी थियरी नहीं थी, हो जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर 10 का वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन बोले तो क्या थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, चलता है, इतनी क्वेश्चन है, एक आध नहीं हुआ। सरकार हेडिंग डाल दीजिए, सॉल्ट ब्रिज। क्या हेडिंग है? सॉल्ट ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा आया था बट हमने उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया था। रुको, सुनो, यहाँ चले जाओ, ब्लू रूम में जाओ, बैठो, थोड़ी हंसी मजाक करो, जाओ। जगह नहीं है, मतलब ऊपर चले जाओ या ब्लू रूम में, यहाँ मत करो। दोनों रूम में साइड हो जाओ, साइड में। अरे ऊपर एक दूसरा रूम है ना, अरे 2-4 लोग होंगे और क्या। तो यहाँ ऐसी, यहाँ चले जाओ, अंदर जाओ, जाओ जाओ, अबे जाओ अंदर बैठो, जा जा जा, कोई बात नहीं, वहीं तुम लोग भी बैठ जाओ एडजस्ट होकर के। क्या रूम बनवाना पड़ेगा अलग से? ठीक है। हमने क्या हेडिंग डाल दिया? सॉल्ट ब्रिज। बच्चों, सॉल्ट ब्रिज के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए। जब हम लोग क्या बनाते हैं, जिंक के रॉड को हमने डिप कराया जब ZnSO4 में, और उसको एक्सटर्नल वायर से किससे जोड़ा? कॉपर के रॉड से, जो कि किस में डूबा रहता है? सेम सॉल्ट के सॉल्यूशन में, यानी कि CuSO4 में। ये डूबा है किसमें? ZnSO4 में। ठीक है, तो देखें, जिंक के रॉड को हमने डुबोया ZnSO4 में और कॉपर के रॉड को हमने डुबोया CuSO4। इसमें 1 सेकंड को करंट बह के रुक जाती थी, तो हमने बोला था कि बच्चों इसमें करंट बहती रहे, इसके लिए एक U शेप की क्या लगाते हैं? ट्यूब लगाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? सॉल्ट। तो हमने बोला था आज आप इतना ही सुन लो, आगे के लेक्चर्स में मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो एक एक चीज पे हम लोग काम करेंगे, आप देखते चलें। इसी U शेप की ट्यूब को क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। अब इसके बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ना है, तो सबसे पहले लिखिएगा, it is a U-shaped tube. It is a U-shaped tube which is filled with the concentrated, which is filled with the saturated solution of. It is a U-shaped tube which is filled with the. It is a U-shaped tube which is filled with the saturated solution of KCl और NH4NO3 which is filled with the KCl and NH4NO3 with 5% agar-agar solution. It is a saturated solution of KCl and NH4NO3 with 5% agar-agar solution. अगर समझते हो? बायो वगैरह में पढ़े होगे? ठीक है, समझाता हूँ इसके बारे में। इतना लिख दिया आपने? यानी कि यू शेप की जो ट्यूब होती है वो किससे भरी हुई रहती है? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है और 5% अगर। पॉइंट नंबर 2 पे लिखिएगा, हॉट सॉल्यूशन इज फिल्ड इन
इन्वर्टेड यू ट्यूब, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये सॉल्यूशन तैयार है जिसमें क्या क्या है, इट में भी KCl और इट में भी KCl हो सकता है या NH4NO3 हो सकता है, और क्या रहेगा 5% अगर रहेगा। तो आपने क्या लिखा है, हॉट सॉल्यूशन, जैसे ये गर्म रहता है थोड़ा, हॉट सॉल्यूशन इज फिल्ड, ये हॉट सॉल्यूशन भरा जाता है किसमें, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब में, यानी कि उल्टा करके हम यू शेप की वो ट्यूब रखते हैं और इसमें इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, पोर कर देते हैं, भर देते हैं, इन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब सॉल्यूशन। क्या हुआ, बोलो बोलो। अरे ऐसे लगता है ना, ऐसे लगता है, इसको उल्टा कर दिया, समझे कि नहीं समझे, हो गया, बोलो। पॉइंट नंबर 3, नाउ वी विल अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल, नाउ वी विल अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल, अब हम सॉल्यूशन को अलाउ करेंगे कि वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। नाउ वी विल अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल। नेक्स्ट पॉइंट देखो, समझना ध्यान से, यू शेप की एक ट्यूब थी, इसमें हमने हॉट सॉल्यूशन को पोर कर दिया और उसको समय दिया कि वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। जब वो ठंडा होता है बच्चों तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है जेली लाइक सॉलिड में, समझे क्या, एकदम ठोस सॉलिड नहीं होता। जेली ऐसे छूते हो तो डांस करती है कि नहीं करती है, जहां से टच करोगे वहीं से डांस करने लगती है। तो लिखिएगा, आफ्टर सॉलिडिफाई it is converted into jelly like solid. After solidification या solidify, it is converted into jelly like solid. After solidify it is converted into jelly like solid. पक्का, यानी कि इसको जब ठंडा हो जाता है तो इसमें वो किस तरह से भर जाता है, जेली लाइक सॉलिड में भर जाता है। किस में भर जाता है सरकारों, जेली लाइक सॉलिड में भर जाता है, ठीक है। तो जब जेली लाइक सॉलिड में ये भर जाएगा तो जरा देखना, अब ये उल्टा करने पे गिरेगा क्या, ये उल्टा करने पर गिरेगा नहीं, फिर भी इसके मुंह पे क्या बांध दिया जाता है, कॉटन का कपड़ा बांध दिया जाता है। क्या बांध दिया जाता है, कि फिर भी वो सॉलिड मटेरियल बाहर ना आए। आई बात समझ में, ठीक है। अब जरा देखना, ये जो जेली लाइक सॉलिड होता है इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि वो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर, और अगर कहीं नेट लाइक स्ट्रक्चर है प्यारे सरकारों, तो बताओ उसमें से आयंस मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एकदम कॉम्पैक्ट सॉलिड होगा तो उसमें किसी चीज के मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अगर कहीं नेट लाइक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत छोटे छोटे छेद अवेलेबल हैं, तो उसमें से ये मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आगे लिखिएगा, कि it has net like internal structure which allow the movement of cations and anions of available salt. It has net like internal structure, it has net like internal structure which allow the movement of cation and anion of electrolyte. हो गया इतना, ठीक। अब सबसे पहले वर्किंग बता देते हैं, तो हेडिंग डाल दीजिए, कॉटन वाला पॉइंट जानते रहो, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक्स वगैरह में भी उतना स्पेसिफाइड नहीं होता। प्रैक्टिकल लेवल पे मैं उसको जानता हूँ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, किताबों में बहुत कम ही लिखा मिलेगा। सरकार अब आगे देखना, आप लिख देना वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज। वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज,
हेडिंग डाल दिया। ध्यान पूर्वक इधर देखें, ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है इसी से मैं सब कुछ समझा दूंगा। आपको मालूम है कि इस सॉल्यूशन में जिंक का कन्वर्जन किसमें होता है? Zn+2 में बाई रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कॉपर का रिडक्शन होता है किसमें? कॉपर में बाई टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन। बट ये प्रोसेस कंटिन्यूअस तभी चलेगी जब प्रोडक्ट से जिंक आयन को कंज्यूम किया जाएगा। अगर प्रोडक्ट से जिंक आयन को कंज्यूम नहीं किया जाएगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में चलेगी नहीं, किसी भी कीमत पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव नहीं करेगी। मानते हो कि नहीं? ठीक है, अब जरा देखो, अगर हम लोग देखें तो मान लो यहाँ पे हमने K+ ले रखा है और यहाँ पे क्या ले रखा है, यानी इस U शेप्ड ट्यूब के अंदर 2 आयंस मौजूद हैं, एक पोटेशियम कैटायन और एक क्लोराइड एनायन। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज बढ़ जाता है सॉल्यूशन में? पीछे की क्लास में काफ़ी डेप्थ में समझा रखा है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो Cl- मूव करके इसके अंदर से ऐसे मूव करके आएगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा और Cl- Zn+2 को कंज्यूम कर देगा और क्या बना देगा? ZnCl। ये मिक्सचर में पड़ा रहेगा। अब बताओ Zn कंज्यूम हुआ कि नहीं? जैसे Zn कंज्यूम होगा, ली-चेल्टियर प्रिंसिपल से रिएक्शन किधर जाने लगी? फॉरवर्ड जाने लगेगी। बोलो, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? घूम करके यहाँ से कौन आएगा? K+ आएगा। K+ आएगा, यहाँ कौन सा आयन ज्यादा रहता है? सल्फेट आयन ज्यादा रहता है। तो देखो K+ आएगा और सल्फेट आयन को क्या करेगा? कंज्यूम, और क्या बना देगा? K2। अब ध्यान से समझ लेना, पीछे बहुत डेप्थ में बताया है कि यहाँ से Copper+2 रिड्यूस हो रहा था, उसे रॉड पे जाने से कौन रोक रहा था? सल्फेट आयन, पीछे से खींच करके। अब वो सल्फेट आयन क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। सल्फेट आयन कंज्यूम होगा तो Copper+2 पे जो पीछे से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था वो कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा तो Copper+2 रॉड पे जाके डिपॉजिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? यानी जैसे सल्फेट आयन कंज्यूम होता है, इमीडिएट जैसे सल्फेट आयन कंज्यूम होता है, क्या बोला? जैसे सल्फेट आयन कंज्यूम होता है, तुरंत के तुरंत क्या होने लगता है? तुरंत के तुरंत सल्फेट आयन के कंजम्पशन से कॉपर जो है जा करके रॉड पे क्या होने लगता है? रिड्यूस। और जब कॉपर जा करके रॉड पे रिड्यूस होने लगेगा तो बताओ प्रोसेस चल गया कि नहीं? क्योंकि कॉपर के रिड्यूस होते ही प्रोसेस पूरा चलने लगा, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ नहीं? समझा? पक्का? कितना %? अब इस देखो, पहले जैसे ही हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया, जैसे ही हमने क्या लगाया? अरे यार मेरे दिमाग में एक बात, तन्वी तुमने काम किया है? पक्का? ठीक है। देखो, जैसे ही तुमने क्या किया? सॉल्ट ब्रिज लगाया, तुरंत क्या होने लगा? जो रिएक्शन रुक गई थी वो स्टार्ट हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। ये वाली रिएक्शन कैसे स्टार्ट हुई? Copper+2 फ्री हो गया, कारण क्योंकि सल्फेट आयन कंज्यूम हो गया। और जब ये रिएक्शन चलती रहेगी तो लगातार एनोड पे ऑक्सीडेशन चलता रहेगा और कैथोड पे, और प्रोसेस पूरा चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? प्रोसेस पूरा चलता रहेगा तो रिएक्शन चलती रहेगी तो करंट मिलता रहेगा। ये सिंपल सा फिनोमेना है सॉल्ट ब्रिज का, समझा क्या? ठीक है। तो हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, तो उसमें झट से डायग्राम बनाना। जब रिएक्शन जब तक पूरा सॉल्यूशन से आयन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक चलता रहेगा। और सॉल्यूशन से आयन क्या? जब तक ये रॉड, ये सॉल्ट ब्रिज से जब तक आयन समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक चलता रहेगा। थोड़ा और अच्छे से बता दूं क्या? रुको एक बार थोड़ा और अच्छे से बता देता। रुको, स्टॉप। हाँ, पहले डायग्राम बनाओ फटाफट।
डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये डायग्राम बना दिया, इसमें हमने क्या लगा दिया है, देखो एक यू शेप का ट्यूब लगा दिया है जो कि कौन है, सॉल्ट ब्रिज। तो थोड़ा मैं तुम्हें समझा देता हूँ इस बात को अच्छे से, कम ही बोला। देखो सबसे पहले देखो क्या होगा कि जिंक रॉड में से जिंक सॉल्यूशन में जाएगा और Zn+2 के फॉर्म में जाएगा। थोड़ी देर बाद एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन। ये इक्विलिब्रियम क्यों स्टेब्लिश होता है, कैसे स्टेब्लिश होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu में, और यहाँ पे भी थोड़ी देर बाद क्या स्टेब्लिश हो जाता है। अब मैं इस यू शेप के ट्यूब को समझो निकाल दूं तो यही स्थिति रहेगी कि नहीं, और एक सेकंड के लिए ये बना हुआ इलेक्ट्रॉन एनोड से किधर फ्लो कर जाएगा, कैथोड की तरफ, बोलो, और करंट किधर से किधर बह जाएगी, कैथोड टू एनोड। बट हम एक सेकंड के लिए करंट नहीं चाहते हैं, हम जो करंट है वो कंटिन्यूअस चाहते हैं। कंटिन्यूअस करंट चाहते हैं तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज। क्या लगाना पड़ेगा, सॉल्ट। अब सॉल्ट ब्रिज में देखो दो तरह के आयंस हैं, K+ है और Cl- है। यहाँ पे कौन सा चार्ज एक्सेस में है, जिंक, तो Cl- जब पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव उसकी तरफ बढ़ेगा ना। इस सॉल्ट ब्रिज से होता हुआ यहाँ पे कौन आएगा, Cl-। Cl- सॉल्यूशन में पहुंचेगा और सॉल्यूशन में पहुंच के बने हुए एक्सेस Zn+2 क्या कर देगा, कंज्यूम कर देगा और ZnCl2 बना देगा। जैसे ZnCl2 बनाएगा तो Zn+2 कंज्यूम हो गया। Zn+2 कंज्यूम हो गया तो रिएक्शन लीच-एटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से किधर पुश हो जाएगी, फॉरवर्ड पुश हो जाएगी। फॉरवर्ड अगर पुश हो जाएगी तो बताओ ऑक्सीडेशन शुरू हो गया। ऑक्सीडेशन शुरू हो गया तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन का बनना शुरू हो गया। एनोड पर इलेक्ट्रॉन का बनना शुरू हो गया तो जरा बताओ कि यहाँ पे कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का पहुंचना शुरू हो गया, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का पहुंचना शुरू हो गया तो बताओ कि यहाँ से अगर कॉपर पहुंच जाए तो पूरी सर्किट कंप्लीट हो गई कि नहीं कंप्लीट हो गई। अब कॉपर कैसे पहुंचेगा, देखो यहाँ पर कॉपर को पहुंचने से कौन रोक रहा है, सल्फेट आयन, क्योंकि वो पीछे से इसको क्या करता है, खींचता है। सॉल्यूशन में कौन सा आयन ज्यादा है, नेगेटिव। पीछे क्लासेस में पहली लेक्चर में एक्सप्लेन्ड है कि नहीं, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ से K+ आएगा और उस सल्फेट आयन को क्या कर देगा, कंज्यूम कर देगा, और जब सल्फेट आयन को कंज्यूम कर देगा तो सॉल्यूशन के अंदर जो बढ़ा हुआ नेगेटिव चार्ज है वो मिनिमाइज हो जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर जब बढ़ा हुआ नेगेटिव चार्ज मिनिमाइज हो जाएगा तो कॉपर+2 जाकर के रॉड पर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, और सर्किट पूरी तरह से क्या हो गई, कंप्लीट, और लगातार क्या मिलने लगा, करंट। जैसे ही तुम इस रॉड, इस यू ट्यूब को निकाल के बाहर कर दोगे तुरंत तड़ ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा और रिएक्शन रुक जाएगी। मतलब रिएक्शन तो चलती रहेगी, रिजल्टेंट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट नहीं होगा, यानी रिजल्टेंटली ना तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा और ना ही कॉपर। यानी ये सॉल्ट ब्रिज कितना महत्वपूर्ण है। इसके एब्सेंस में ये जो सेल है, कौन सी सेल, गैल्वेनिक सेल, ये करंट ही नहीं दे सकती है। अगर इससे हमें करंट चाहिए तो इसका प्रेजेंस 110% रिक्वायर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पक्का। तो बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में लिखते हैं, लिखिएगा कि इन एनोड हाफ सेल as well as in cathode half cell, equilibrium exists in the absence of salt bridge. In anode half cell as well as in cathode half cell, equilibrium in anode half cell as well as in cathode half cell, equilibrium exists in the absence of salt bridge. In the absence of salt bridge means neither zinc resultantly oxidized nor copper resultantly reduced. Means neither zinc resultantly oxidized nor copper resultantly reduced. ना तो जिंक रिजल्टेंटली ऑक्सीडाइज हो रहा है और ना ही कॉपर रिजल्टेंटली रिड्यूस हो रहा है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब सरकार जरा लिखिएगा, एज वी इंसर्ट, लाइन चेंज करके, एज वी इंसर्ट salt bridge
in the container of anode and cathode, an ion of salt bridge moves towards that container which have high positive charge. An ion of salt bridge moves towards that container which have high positive charge. And cation of salt bridge moves towards that container which have, bolo, high negative charge. And consume them and consume them and consume them. So attained equilibrium is disturbed and reaction started. And attained equilibrium is disturbed and reaction started. And attained equilibrium is disturbed and reaction started. देखो ये बात समझा कि नहीं समझा? ये Cl माइनस उधर गया जहां ज्यादा पॉजिटिव था, K प्लस उधर गया जहां ज्यादा नेगेटिव था, और उनको कंज्यूम किया और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया और रिएक्शन शुरू हो गई. बोलो पक्का ना? नाउ वी कैन गेट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द सेल कंटिन्यूअसली. ये बात एहसास का पार्ट है, याद रख लेना. नाउ वी कैन गेट electric current from our galvanic cell continuously. Now we can get electric current from our galvanic cell continuously. Now we can get electric current from our cell continuously. ये बात क्लियर हुई? प्यारे सरकार, सबको क्लियर हुआ ये बात? ठीक है. अब जरा देखिए, और ये आपने रिएक्शंस वगैरह लिख लिया था क्या? ठीक है. जिनने नहीं लिखा है वो लिख लें कि कैसे डिस्टर्ब करता है. देखो Cl माइनस आके किसको खा लिया? Zn+2 को, और यहाँ देखो K प्लस आके किसको खा लिया? सल्फेट आयन को. इतनी बात समाप्त हुई क्या? आप वर्किंग समझे क्या? पक्का? कोई क्रॉस क्वेश्चन? अवनीश भाई कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है. हम कंटिन्यूअस करंट की रिक्वायरमेंट रखते हैं ना, और अगर तुमने इसमें स्टार लगा के जरा लिख दो कि इफ वी विल रिमूव द सॉल्ट ब्रिज, इफ वी विल रिमूव द सॉल्ट ब्रिज, देन ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक रॉड एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन will stop immediately. ये बात महसूस होती है? If we will remove the salt bridge, then oxidation of zinc rod and reduction of copper plus 2 ion will stop immediately. कि नहीं जरीन? तुरंत जो है क्या हो जाएगा सरकार? ये ब्लू वाला इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा. और इसको डिस्टर्ब करना बहुत जरूरी है अगर हम लोग कंटिन्यूअसली क्या चाह रहे हैं? करंट चाह रहे हैं. अब जरा देखना, ये बातें हो गई. यहां हमने क्या देखा? वर्किंग देखा. क्या देखा? अब यूज देखेंगे. इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख दीजिएगा यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज. यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज. अगर अपन यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज की बात करते हैं तो जरा देखें. यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज की बात करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले लिख देना आप, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस बात को जरा समझना.
क्या कह रहा है कि इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जरा आदित्य भाई देखिएगा, पहले अगर मैं एज्यूम करिए कि इस यू शेप की ट्यूब को मैंने निकाल दिया, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा और इस सॉल्यूशन में, तो क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्या? भाई पहले क्या था, जितना पॉजिटिव उतना, इसमें भी पहले क्या था, जितना पॉजिटिव उतना पक्का, कितना परसेंट पक्का। लेकिन जब हमने जिंक का रॉड इसमें डाल दिया तो ऑक्सीडेशन होने लगा, ऑक्सीडेशन होने लगा तो सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन की जो नंबर्स थे वो क्या हो गए, इंक्रीज, और यहाँ पे क्या होने लगा, रिडक्शन होने लगा। तो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन के जो नंबर्स थे वो क्या होने लगे, डिक्रीज। बोलो, तो कॉपर डिक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है क्या सॉल्यूशन? अगर जिंक ऑक्सीडाइज होने लगेगा तो यहाँ जिंक और सल्फेट रिलेटिवली कम हो जाएगा ना, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया कि नहीं? पहले जितना जिंक उतना, जिंक रॉड डालने पे क्या बढ़ गया, पहले जितना कॉपर उतना कॉपर आयन डालने पे क्या कम हो गया, कॉपर रॉड डालने पे क्या कम हो गया, कॉपर आयन, पक्का ना? तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई कि नहीं? पक्का ना? एकदम 100% फील हो रहा होगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, डिस्टर्ब। यहाँ पे बढ़ गया पॉजिटिव और यहाँ पे बढ़ गया, जैसे ही सरकार ने सॉल्ट ब्रिज डाला, टुन 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 टुन, कौन पहुंच गया यहाँ, Cl-, उसने बढ़े हुए चार्ज को क्या कर दिया, कंज्यूम। बोलो हाँ, जैसे ही सॉल्ट ब्रिज लगाया यहाँ से टुन 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 टुन, कौन पहुंच गया, पोटेशियम, बढ़े हुए नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। बोलो, तो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इसका मतलब समझे? ठीक है, तो इसको अपन नीचे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे कि इनिशियली in anode half cell, total positive is equals to total negative, but after dipping the rod of zinc, positive charge increases, but after dipping the rod of zinc, positive charge increases. Means now solution is not electrically neutral. Initially in anode half cell, total positive charge is equals to total negative charge. After dipping the rod of zinc, क्या बोला था, positive charge is increases and solution is not electrically neutral. पक्का? Cl- of salt bridge consume the excess positive charge and maintains electrical neutrality. Cl- of salt bridge consume the, बोलो, excess positive charge and maintains electrical neutrality. Similarly, in case of cathode half cell, पोटेशियम, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, ठीक है, पहला वाला एकदम डिटेल में लिखा दिया, इसको शॉर्ट में लिखा देता हूँ। Similarly, in case of cathode half cell, potassium ion of salt bridge, potassium ion of salt bridge consume, potassium ion of salt bridge consume excess negative charge and maintain electrical neutrality. तो मैं इतना उम्मीद कर लेता हूं कि सरकारों को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का मतलब समझ में आया होगा। हाँ, कोई क्रॉस क्वेश्चन है किसी बच्चे का? सरकार पूरा फील हुआ ये बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अपन चलेंगे और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे इट मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इट मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन potential
इट मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या मिनिमाइज करता है? लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। देखो सबसे पहले अनीस भाई ये मालूम होना चाहिए कि सर व्हाट इज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तब तो अपन जानेंगे कि उसको कैसे मिनिमाइज करता है। देखो अगर मान लीजिए मैं एक इस तरह का बर्तन ले लूं, इस तरह का कंटेनर ले लूं जिसमें दोनों जो एनोड हाफ सेल हैं और जो कैथोड हाफ सेल हैं एक दीवार से सेपरेटेड हो, एक वॉल मेटल वॉल से क्या हो? सेपरेटेड हो। और सपोज करिए कि इसमें ZnSO4 भरा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 भरा हुआ है, और इसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या भरा हुआ है? CuSO4 भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 भरा है। इसमें हम लोग डुबा देते हैं जिंक के रॉड को। किसको? और इसमें हम लोग डुबा देते हैं कॉपर के रॉड को। किसको डुबा देते हैं? कॉपर के रॉड को। तो जरा देखो, जब जिंक के रॉड को डुबो दोगे तो रॉड में से आयन कहाँ जाने लगेगा? सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज बढ़ जाएगा? Zn+2। और जब कॉपर को डुबोगे तो कॉपर +2 सॉल्यूशन में से कहाँ जाने लगेगा? रॉड पे, और यहाँ पे सॉल्यूशन में कैसा चार्ज बढ़ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। पक्का ना? क्योंकि जब कॉपर आयन रिड्यूस होगा तो सल्फेट आयन का नंबर बढ़ जाएगा ना, और जब जिंक आयन आएगा अंदर तो जिंक आयन का नंबर बढ़ जाएगा। यानी कि तुमको एक बात और मालूम है कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर एयर में रखे जाएं तो इनके बीच लगने वाला फोर्स 1/, ये आप इसको पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप फिजिक्स में? अगर इनको मीडियम में रख दिया जाए, मीडियम मतलब समझते हैं, इनके बीच एयर ना हो, पानी हो, तेल हो, मोम हो, कुछ भी हो, इनके बीच कोई मीडियम हो, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है Q1 Q2 और ये R है, सपोज मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो F इन मीडियम क्या हो जाता है? 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। मतलब मीडियम है तो इसका ये मतलब नहीं फोर्स नहीं लगता। पक्का ना? वहां पे भी फोर्स कम लगता है, एयर की तुलना में थोड़ा कम लगता है। वहां भी फोर्स लगता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है पूर्व, तो वहां फोर्स ही नहीं लगेगा। इस तरह से सोचना बिल्कुल भी गलत बात है। अब जरा देखना प्यारे सरकार, आगे की बात को जरा आप गौर पूर्वक समझना। तो यहाँ कौन सा चार्ज बढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और यहाँ कौन सा चार्ज बढ़ गया? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से बढ़ा? यहाँ नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से बढ़ा? सल्फेट आयन। अब दोनों के बीच में क्या वर्क करेगा? और एकदम किनारे पे आके खींच के तैयार हो जाएंगे कि नहीं? आवाज नहीं आई। कितना परसेंट? हाँ, पक्का। अब देखो ये एक पोटेंशियल डेवलप करेंगे। इस रीजन को जब तुम खूब प्यार भरी नजरों से देखोगे, इतने रीजन को, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम फिजिक्स में पढ़े होगे कि अगर एक पॉजिटिव प्लेट हो और एक नेगेटिव प्लेट हो और इसके बीच हम लोग क्या रख दें? किसी चार्ज को रख दें। मान लो इसके बीच मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? क्योंकि पॉजिटिव वाला उसको खींचेगा और नेगेटिव वाला उसको पुश करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, अब जरा देखो, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहा है? एनोड से कैथोड की तरफ। और ये उस पर किधर धक्का लगाएगा? ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है ये उसको किधर पुश करेगा? एनोड की तरफ करेगा कि नहीं? जरा एज्यूम करें, जब जिंक का ऑक्सीडेशन होता है मेरे प्यारे, मेरे लल्ला, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है कि नहीं? वो इलेक्ट्रॉन सट से कहाँ पहुँच जाता है? कैथोड पे। तो बाहर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? एनोड से कैथोड पे। पक्का ना? अब उसका समर्थन अगर करना है तो फोर्स किधर होना चाहिए? एनोड से कैथोड। और उसका अगर अपोज करना है तो फोर्स किधर होना चाहिए? कैथोड। तो ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, तुम अपने मन से बताओ वो उस कमिंग इलेक्ट्रॉन को किधर पुश करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। जरीन शेख चेहरे पे आपकी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन मार्क है। ये पोटेंशियल डेवलप हुआ, ये इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को किधर पुश करेगा? The direction of the force on this coming electron. अबे एनोड से तो कैथोड जा ही रहा है। अबे साले, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसमें इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव अपने से दूर भगाएगा और पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो किधर खींच रहा है वो? बोलो, कैथोड से किधर?
जबरदस्ती या समझ रहा है? तो जरा देखो, ये सेल का विरोध किया कि नहीं? अब मैं तुम्हारा विरोध करूं तो अच्छी बात है, या मैं तुम्हारा समर्थन करूं तो? बट ऑब्वियस है ना, यानी सेल के अंदर ही एक ऐसी चीज डेवलप हो गई जो उसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपोज कर रही है। हमारे अंदर एक ऐसी आदत डेवलप हो गई जो हमारे सक्सेस रेट को गिराने का काम कर रही है, यानी हमारे पढ़ने की आदत का अपोज कर रही है। तो उस आदत को तुरंत निकाल फेंकना है कि नहीं फेंकना है? तो वैसे ही देखो, इस सेल में एक ऐसा पोटेंशियल डेवलप हो गया जो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये तो गलत बात है ना। सेल जो है ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो टेम्परेचर वगैरह राइज होने लगेगा सेल कंटेनर का। ये उचित बात हुई क्या? पक्का ना? तुम कहो कि सर कोचिंग तक छोड़ दो, मैं तुम्हें ले जाकर वर्डी छोड़ाऊं, तो उल्टी दिशा में काम कर दिया कि नहीं कर दिया? ये इधर जाना चाह रहा है, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है। तो ये जो लिक्विड देखो, ये कहाँ पोटेंशियल डेवलप हुआ? जहां दोनों लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये बहुत डेंजरस होता है, ये सेल को काम नहीं करने देता है। ये सेल जिधर इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। तुरंत आता है सॉल्ट ब्रिज और इसकी ऐसी तैसी कर देगा आकर के। कैसे करेगा? देखो कैसे करेगा। मान लो हमने इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। क्या लगा दिया? सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। ये देखो, ये येलो कलर वाला हमारा क्या है? सॉल्ट ब्रिज है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा Cl माइनस और क्या होगा? K प्लस होगा। कौन सा चार्ज ज्यादा है इधर? तुरंत सर, अब ये दीवार नहीं है, ये मैंने ऐसे बताया था कि ये रीजन आपको देखना है। बोलो हाँ। तो ये आ करके इधर से सट से किसको खा लेगा, और ये इधर से आके सट से किसको खा लेगा? तो यहाँ जितने एक्सेस पॉजिटिव एक्सेस नेगेटिव थे वो क्या कर दिए जाएंगे? जैसे न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करने वाला टेंडेंसी डेवलप हुआ था वो क्या हो जाएगा? और बात खत्म हो गई। यानी इस बने हुए लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को शांत कर देता है सॉल्ट ब्रिज। इसलिए हेडिंग क्या डाले हो? अगर रहता भी है तो इतना कम रहता है कि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता। उम्मीद करता हूँ समझोगे। डू यू हैव एनी क्रॉस क्वेश्चन? एनीवन? कुछ भी? आई कैन एक्सप्लेन। तुम पूछ सकते हो कुछ भी। पक्का? ठीक है, तो लिखिएगा इट मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। हाँ, तो डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्या? ठीक है, लिख लीजिए आप। ये चाहे तो ये जो पर्पल कलर से मैंने बताया वो एक रीज़न को मैंने डिफाइन किया है, वो कोई बॉक्स नहीं है। नहीं सोचो Cl माइनस आएगा तो पर्पल लाइन में टकरा के वापस चला जाएगा, वो बॉक्स नहीं है, वो एक रीजन डिफाइंड है जहां पर क्या डेवलप्ड है? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जहां पॉजिटिव लिक्विड और जहां निगेटिव सॉल्यूशन वाला लिक्विड एक दूसरे के बिल्कुल पास है, वहीं तो ये पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। आप किसी बात को दबाना मत, मैं सभी बातों का जवाब देने के लिए सक्षम हूँ। जी हाँ, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से लगता है। हाँ, सॉल्यूशन के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्यों? वो भी नहीं, वो भी फोर्स नहीं एक्सर्ट करेगा। चार्ज कहीं भी हो, चार्ज तुम्हारे पास एक जेब में हो तो तुम्हारे दूसरी जेब का चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा, और तुम्हारी बगल बैठी दूसरी लड़की के जेब में भी चार्ज हो तो क्या वो तुम्हारे दोनों चार्जेस को अफेक्ट नहीं करेगा? करेगा। नहीं समझा? ठीक है, मान लो तुम घर से निकलती हो कोचिंग के लिए और मैं तुम्हारी बैग पीछे पकड़ के पीछे की तरफ खींचता रहता हूँ, और तुम्हारी ताकत ज़्यादा है और तुम मुझे खींच के मान लो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता कि कोचिंग जाओ, और लेकिन तुम्हारी ताकत ज़्यादा है, तुम खींच के कोचिंग आ रही हो, तो क्या कोई अच्छी बात है? तुम्हारी ताकत भले ज़्यादा है, तुम कोचिंग तक पहुँच गई, बट तुम्हारा एफर्ट बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सर्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं लगातार तुम्हारे रूट को क्या कर रहा था? परेशान कर रहा था ना, मतलब अगेंस्ट डायरेक्शन में वर्क कर रहा था ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंच तो जाएगा, बट उसको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना।
बोलो, तो ज़्यादा एफर्ट क्यों लगाना जब कोई चीज़ कम एफर्ट पे हो सकता है? तो यानी ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है ये ओवरऑल में करंट फ्लो के अगेंस्ट बिहेव कर रहा है, और सेल के ही अंदर एक ऐसा पोटेंशियल डेवलप हो गया जो सेल के ही अंदर बहने वाले करंट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। ये तो अनुचित बात है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। उसको कौन खत्म कर देता है? और इस डेवलप पोटेंशियल का एक विशेष नाम है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये कैसे खत्म हुआ, ये समझ में आया? कैसे खत्म हुआ? हाँ, वेरी गुड। थोड़ा सा सुबह सुबह सबको भगाना पड़ा, अच्छा नहीं लगा, बट क्या बहुत एफर्ट से काम किया जाता है ना, बहुत एफर्ट से काम होता है। नहीं तो वो काम तो मेरा 5 मिनट में हो जाता, 5-7 क्वेश्चन लेकर के 5 मिनट में क्या, पहले ही थ्योरेटिकल लेक्चर में हो चुका था। वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेके काम किया गया, उस पर आपको पूरा जद्दोजहद से निपटना है। फिजिक्स की भी क्लास नहीं थी, ये भी कोई नहीं कह सकता कि सर फिजिक्स का होमवर्क था। बायो का भी कोई होमवर्क नहीं रहा होगा। बताओ ये बहुत कैसा अप्रोच है ना? सर वो अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अपोज, सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो सेकंड भर के लिए इलेक्ट्रॉन बह के चला जाता, बोलो, और ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता। सॉल्ट ब्रिज ना होता तो पीछे मैंने बताया कि नहीं, जैसे ही सॉल्ट ब्रिज रिमूव करोगे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और करंट रुक जाएगी। हो गया इतना? ठीक है, तो तुमने कितने यूजेस देखे? कौन कौन से? इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इसको एक्सप्लेन भी कर लोगे? नहीं तो कई बार बच्चे, मैंने पूछा क्या करता है, कहें इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मैंने कहा कैसे, तो ये तो मुंह देखने लगे, कैसे, पता नहीं कैसे। तो आपको उसको बोलना भी आना चाहिए कि नहीं, कि चीजें कैसी होंगी ये भी मालूम होना चाहिए आपको, बिल्कुल परफेक्शन के साथ। हो गया इतना? ठीक है, नोट कर दीजिए फटाफट। बोलो। वो नहीं लिखना है, वो समझाने के लिए था, क्योंकि बच्चे के मन में कई बार ऐसा मिथ आ जाता है जब तक फिजिक्स नहीं पढ़ा रहता है कि अगर चार्ज के बीच में कोई वॉल आ गई सर तो फोर्स तो नहीं लगना चाहिए। तो उसको कन्विंस करने के लिए ये बात मैंने बताई कि बेटा मीडियम में भी फोर्स लगता है, और ये तो मैं 11वीं से बताता आ रहा हूँ, पहले लेक्चर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर। लकी भाई हो गया? ठीक है, तो 2 यूजेस हमने इसके देख लिए सरकारों। तीसरा यूज सुन लीजिए, इट कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट। बच्चों, करंट फ्लो होने के लिए क्लोज सर्किट होना अनिवार्य है। अगर हमने सर्किट कहीं से ब्रेक कर दिया है तो करंट फ्लो नहीं होगा, पक्का ना? देखो मैं एकदम रफली डायग्राम धन खींच देता हूँ। देखो ये एक जिंक का रॉड है जिसको किसमें डिप कराया तुमने? ZnSO4 में। ये देखो एक कॉपर का रॉड है जिसको तुमने किसमें डिप करा दिया है? CuSO4 में। बोलो हाँ। जिंक के रॉड को डाल दिया ZnSO4 में, कॉपर के रॉड को डाल दिया CuSO4 में, और ये देखो इन्वर्टेड यू शेप की क्या लगा दिया? ट्यूब लगा दिया। बोलो हाँ। एज्यूम करो कि ये ट्यूब नहीं है तो क्या है? एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये, तो कनेक्ट ही नहीं है भाई। एक पिन में जो, जैसे हमारे पास जो दो पॉइंट होता है ना, ऐसे चार्जिंग में लगाते हैं, तो एक पॉइंट, एक इतना बड़ा वायर ले लो और चप्पल पहने रहना, तो उस वायर को जो है क्या कर दो, उसमें डाल दो, ऐसा घर पे डालना मत, और दूसरे एंड को छुओगे तो क्या करंट लगेगी? सर्किट कंप्लीट नहीं है। बोलो हाँ। लेकिन 2 वायर लगा दो और उस एंड को छू दो तो बिल्कुल तुम्हारा खेल बना देगा वो। बोलो हाँ। तो करंट फ्लो होने के लिए सर्किट का क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही मैंने सॉल्ट ब्रिज लगाया तुरंत सर्किट क्या हो गई? कंप्लीट। बाहर मैंने पिछले क्लास में समझा रखा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ बहता है? हाँ, एक्सटर्नल सर्किट में बहता है, कहाँ से कहाँ? एनोड से कैथोड की तरफ। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो करंट किधर से किधर बहेगा?
ये क्या हो जाएगा I, बोलो हाँ। इंटरनल सर्किट में इधर की तरफ कौन आया Cl माइनस और इधर की तरफ कौन आया K प्लस, बोलो हाँ। तो Cl माइनस किधर बहा, कैथोड से एनोड, या उल्टा बोल दो K प्लस किधर बहा, तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को करंट का फ्लो का डायरेक्शन लेते हैं और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन को क्या लेते हैं, करंट का। तो नेगेटिव चार्ज किधर से किधर गया, कैथोड से, तो कैथोड से एनोड कौन गया Cl माइनस, तो करंट किधर माना जाएगा, एनोड से कैथोड माना जाएगा करंट। यानी बाहर बाहर जो करंट है वो कहाँ से कहाँ बहा, बाहर बाहर करंट बहा कैथोड से एनोड, अंदर अंदर एनोड से कैथोड, बाहर बाहर कैथोड से एनोड, अंदर अंदर एनोड से कैथोड। सर्किट कंप्लीट हो गई कि नहीं। तो क्या आपने लिखा है कि इट कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसको तुमने निकाला, यानी तुमने इलेक्ट्रिकल सर्किट ही तोड़ दिया। नहीं समझा, ठीक है, लिख दीजिएगा। एक एक्सटर्नल है, ये इंटरनल हो गया। तो हमारे 3 मेन यूज हो गए, ये सबको ये बात समझ में आई है, बोलो। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, इट मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन प्रोडक्ट। ये 3 मेन बातें हैं, समझे क्या। अब वो उसको घुमा फिरा के पूछेगा तो अपने बुद्धि बल पे उसका जवाब निकाल देना। लकी भाई समझ में आया है, ठीक है। हो गया। पक्का, ठीक है सरकार। अब तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं बच रहा है, सोच लेता हूँ एक बार, होता तो याद ही होता मेरे को। अब नहीं कुछ बच रहा है, ठीक है। अब एक ऐसी बात बच रही है जो बिल्कुल बुकिश नॉलेज से क्या है, बाहर की बात। अब समझना तुम, एक सबसे खतरनाक बात है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना प्लीज, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, जो सॉल्ट ब्रिज में आयंस यूज होते हैं उनकी एक कंपल्शन है, उनमें कैटायन और एनायन की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। डू यू नो अबाउट मोबिलिटी, मूव करने की टेंडेंसी। ऐसा नहीं किसी का कम या ज़्यादा हो। तो देखो, जो सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं उसका एक कंडीशन होता है, पूछो क्या, कि जो उसमें सॉल्ट यूज होता है उसमें सॉल्ट में कैटायन और एनायन की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो लिखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट में, the mobility of cation and anion of electrolyte used in salt bridge should be equal. The mobility of cation and anion used in salt bridge should be equal. जैसे KCl एग्जाम्पल के तौर पे भरा गया, मान लो एक बार, तो मोबिलिटी ऑफ जो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं K प्लस, ये बराबर होता है मोबिलिटी ऑफ Cl माइनस K। अब जरा देखो, राज ये नहीं था उनीस भाई, राज कुछ और है। राज क्या है जरा देखिए सरकारों, मेरे एक और भी तो सॉल्ट यूज हो रहा था,
अमोनियम नाइट्रेट, बोलो हाँ। यहाँ जब वैज्ञानिकों ने चेक किया तो NH4+ की मोबिलिटी NO3- के मोबिलिटी के बराबर नहीं था। तो कंडीशन क्या थी? कैटायन और एनायन की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। फिर भी वो एक इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा है जिसमें कैटायन और एनायन की मोबिलिटी सेम नहीं है। तो बताओ मुझे इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं? बताओ ऑब्वियस है कि देना चाहिए। तो ध्यान देना, अगर मान लो कंटेनर के अंदर, अगर मान लीजिए कि कंटेनर के अंदर किस तरह के सॉल्ट्स मौजूद हैं? मान लीजिए Hg+ है, कहीं क्या है Hg+, और मान लीजिए डायरेक्ट लिख दूं एक में ही, मान लीजिए कहीं Ag+ है, मान लीजिए कहीं BiO बिस्मथ का ऑक्साइड है BiO+ है, तो Hg+, Ag+, BiO+, मान लीजिए कहीं Pb+2 है, क्या है Pb+2। अब इन सबके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों, पूछो क्या? ये Hg+ जो है वो Cl- के साथ HgCl का क्या बना देता है? अगर +2 है तो HgCl2 प्रेसिपिटेट बना देता है। क्या बना देता है? Ag+ तो बहुत पहले से ही जानते हो कि Cl- के साथ क्या बना देता है? AgCl का प्रेसिपिटेट। अब BiO+ बिस्मथ का ऑक्साइड है, ये भी क्या बना देता है? प्रेसिपिटेट। ये मैं सिखा रहा हूं, मान लो। और जो Pb+2 है ये भी Cl- के साथ क्या बना देता है? PbCl2 का प्रेसिपिटेट बना देता है। क्या बना देता है? प्रेसिपिटेट बना देता है। तो प्रॉब्लम क्या है जरा देखो, मान लो हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया, क्या लगाया? पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, समझ लोगे ना। मान लो हमने क्या लगाया? सॉल्ट ब्रिज लगाया। अब जैसे ही सॉल्ट ब्रिज लगाया, मान लो किसी एक कंटेनर में इनमें से कोई एक आयन है, तो जरा देखो नीचे से कौन आएगा? Cl- आएगा, और Cl- के आते ही मान लो अगर Hg है तो HgCl2 का क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट बनेगा तो इसका मुंह क्या हो जाएगा? नहीं समझा? अबे किसी चीज के मुंह पे ही PPT फॉर्म हो जाएगा तो वो मुंह क्या हो जाएगा? और मुंह बंद हो जाएगा तो इसकी फंक्शनिंग क्या हो जाएगी? नीचे भाई बनेगा, कुछ हिस्सा उसका डूबेगा। अगर कुछ हिस्सा नहीं डूबता है, सरफेस पे ही नहीं बन जाएगा प्रेसिपिटेट? अरे समझो, ऐसे समझो, देखो नल देखे हो? नल उसको खोलो, कुछ दिन बाद उसमें से पानी का फ्लो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? वाइट कलर के जो उसके हार्डनेस होती है वो उसके छेदों को क्या कर देती है? प्रेसिपिटेट फॉर्म करके बंद कर देती है कि नहीं बंद कर देती है? तो कुछ हिस्सा सॉल्यूशन में भी डिप करेगा, कुछ उसके मुंह पे भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे भाई मेटल है, जैसे एक यू शेप की ट्यूब है, तो इस हिस्से से वो चिपक सकता है कि नहीं चिपक सकता है? बोलो हाँ। चिपकेगा तो उसके मुंह को क्या कर देगा? मुंह को बंद कर देगा। सॉल्ट ब्रिज की फंक्शनिंग धीरे धीरे वीक होती जाएगी, यानी आयंस निकल करके सॉल्यूशन में नहीं आ पाएंगे या कम आ पाएंगे। जब कम आ पाएंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता चला जाएगा। बोलो, बढ़ता चला जाएगा तो करंट फ्लो हो पाएगी अच्छे से? नहीं समझा पाया? फिर से बता देता हूँ। जब यहाँ से कौन निकल के आएगा? नेगेटिव चार्ज, और सॉल्यूशन में इनमें से कोई एक कैटायन है तो उसके साथ क्या कर लेगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। प्रेसिपिटेट का कुछ हिस्सा सॉल्यूशन में डूब जाएगा, आई एग्री, बट कुछ हिस्सा उसके मुंह पे ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो, मुंह पे बंद होगा तो धीरे धीरे सॉल्ट ब्रिज का मुंह क्या हो जाएगा? बंद। और जब सॉल्ट ब्रिज का मुंह बंद हो जाएगा तो आयन यहाँ से चल के यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, तो और यहाँ से चल के यहाँ नहीं पहुँच पाएगा तो पूरा का पूरा खेल खत्म हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया एक कंटेनर। पता नहीं समझा कि नहीं? अच्छे से समझा? पक्का? डू यू हैव एनी क्रॉस क्वेश्चन? ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो पूरे सेल की ऐसी तैसी हो जाएगी और कोई करंट नहीं देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा देखो, अब मान लो कि मैं कहूँ कि तुम्हारी उंगली काट दूंगा तो तुम कटवा लोगे, बट मान लो तुम्हारी उंगली कोई एक्सीडेंट हुआ, बस पलट गई और उसमें फंसा हुआ है और बस में आग लगी हुई है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, या तो मैं तुम्हें छोड़ के भागूं या तुम्हारी उंगली काट दूं। तो मैं क्या करूंगा? काट दूंगा, उंगली लेके भाग लूंगा तुमको। हाँ पक्का पक्का पक्का, क्योंकि वहां और कोई ऑप्शन नहीं। तो इसको बताने का ये मतलब है कि जब हम कुछ ना कर पाए तो अधिकतम अच्छा कोशिश करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मान लो 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे तो सालों 2 घंटे तो पढ़ो ना। ये क्या है 10 घंटे नहीं पढ़ पाने, छोड़ो अब तान के सो चद्दर। यानी मैक्सिमम हम एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं। अब जरा देखो, ये सेल खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा रूल को वायलेट कर दो,
ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ले दो जो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, भले ही उसके कैटायन और एनायन की मोबिलिटी सेम नहीं है, बट भाई कम से कम जिंदा तो रख रहा है सेल को। बोलो, थोड़ा इश्यूज क्रिएट होंगे लेकिन एटलीस्ट सेल वर्किंग मोड में होगा ना। नहीं समझा? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझा होगा। तो जितनी बातें बोला मैंने उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, समझे कि नहीं समझे? बाकी बातें सब लोग पढ़ते हैं और सब लोग जानते हैं, ये मत समझना कि तुमने पढ़ा और तुमने जाना। सारी बोली गई बातों में ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से एक बार पूछ ले रहा हूँ, क्या किसी को कोई असुविधा है? नहीं, ठीक है। तो लिखिए, आपने क्या लिखा है? मोबिलिटी ऑफ K प्लस इज इक्वल्स टू मोबिलिटी ऑफ Cl माइनस। आगे लिखिएगा, इन केस ऑफ NH4NO3 mobility is not equal even we are using this electrolyte. In case of NH4NO3 mobility is not equal even we are using this electrolyte. तो लिखिएगा रीजन, if anode or cathode container has any ion, if क्या बोला मैंने, if in anode and cathode solution as any ion which form precipitate with the opposite ion of salt bridge will pack the opening of salt bridge and cell will not produce current. Will pack the opening of salt bridge, और जब salt bridge को opening पैक हो जाएगी तो सेल करंट दे पाएगा क्या? Cell will not produce current. सर अगर वो सॉल्यूशन कैथोड ये सॉल्यूशन कहीं भी होगा, एक तरफ अगर बंद हो गया तो दूसरी तरफ से कुछ काम होगा क्या? कहीं भी होगा, अगर एक तरफ क्लोज हो गई सर्किट तो जरूरी थोड़ी है कि दो तरफ क्लोज हो। नहीं समझा? वन साइड क्लोज हो गया, बात खत्म हो गई। बोलो, 12वीं में फेल होने के लिए सभी सब्जेक्टों में फेल होना जरूरी है? एक में फेल हो जाओ, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो आगे चलिएगा, लिखिएगा कि स्टार लगा के आयंस विच फॉर्म प्रेसिपिटेट विथ Cl माइनस, वो आयन जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं किसके साथ? Cl माइनस के। आयंस विच फॉर्म प्रेसिपिटेट विथ Cl माइनस। तो एग्जाम्पल लिख दीजिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, Hg+2 Ag+ BiO+ Pb+2। इनको देखते ही जान लेना कि वहां पे हमें क्या यूज नहीं करना है, KCl। हाँ, मैं ये बोल रहा था जैसे कि ये हमने आयनोड के सॉल्यूशन में ये चारों लिए। हाँ, नहीं चारों नहीं रहूँ, कोई एक होगा। हाँ, कोई एक लिया। Cl माइनस रहेगा तो इधर कोई एक बनाया। हाँ, लेकिन अगर ये चारों में से कोई भी एक अगर कैथोड पे लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? उधर भी PPT बन जाएगा, उधर भी पैक हो जाएगा। लेकिन Cl माइनस तो आयनोड की तरफ होगा। क्या हुआ? हाँ, तो कैटायन कहाँ होगा? अबे जब ये सॉल्यूशन यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो Cl माइनस उधर क्यों जाएगा? इधर जाने लगेगा ना, पक्का ना? ठीक है, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अब आपने क्या लिखा? आयंस विच फॉर्म प्रेसिपिटेट विद Cl माइनस। ठीक है, तो फटाफट बना दो। बना दिया? ये इनके सामने Cl माइनस से रिएक्ट करा के प्रेसिपिटेट बना दी। हो गया?
तो लिख दिया गया, सो विद दीज टाइप ऑफ कैटायंस वी विल यूज NH4NO3. So with these type of cations we will use NH4NO3. Yes, its mobility is not same, but at least yes, its mobility is not same, but at least salt bridge is in working condition. Yes, its mobility is not same. कि हाँ भाई इसकी मोबिलिटी सेम नहीं है, मानता हूँ कि एक कमी है, बट एटलीस्ट वर्किंग कंडीशन में तो है. बट एटलीस्ट सॉल्ट ब्रिज इज इन वर्किंग कंडीशन. कैसे वर्किंग कंडीशन में, ये समझ में आया क्या दर्शना? कैसे वर्किंग कंडीशन में समझ में आया क्या? क्योंकि वो नाइट्रेट आयन के साथ पीपीटी फॉर्म नहीं कर रहा. पक्का समझ में आ गया? तो ये रही कुछ बातें किससे रिलेटेड, सॉल्ट ब्रिज से. क्या अब तो तुम्हें कोई समस्या सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड नहीं होगी? बोलो. मोबिलिटी सेम रहनी चाहिए जिससे इक्वल स्पीड से पहुंचे और दोनों जगह ऐसा ना हो कि एक जगह पॉजिटिव कम हुआ और दूसरी जगह नेगेटिव ज़्यादा कम हुआ. समझी कि नहीं समझी? इक्वल स्पीड से अगर पहुंचेगा तो एक जो फंक्शनिंग का तरीका है वो मेंटेन रहेगा ना. ठीक है, तो अब जरा देखें, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो हमारा खेल क्या हो गया खत्म. किससे रिलेटेड? सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड. अब लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन W एंड E सेल. फिजिक्स में पढ़े होगे V सेल और E सेल, कि अभी नहीं पढ़े हो? आने का है, ठीक है. रिलेशन बिटवीन W एंड E सेल. ध्यान पूर्वक देखना. अब इधर देखो कि सबसे पहले हम जब भी कभी कोई बैटरी लेते हैं तो देखो उसके एक टर्मिनल पे क्या लगा रहता है, पॉजिटिव, और दूसरे पे क्या रहेगा? एक पे पॉजिटिव रहेगा, दूसरे पे क्या रहेगा? नेगेटिव. पक्का? कितना परसेंट है सर? ठीक है. अब जरा देखो, यहाँ एक तो इसका E सेल होता है और एक क्या होता है? V सेल होता है. क्या होता है? फिजिक्स के वाइवा में पूछे जाने वाला बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन E सेल एंड V सेल. तो फिजिक्स जब पढ़ोगे तो फिजिक्स में E सेल की भी जगह क्या लिखा रहेगा? W/Q, और V सेल की भी जगह क्या लिखा रहेगा? W/Q. तो दोनों एक घर का नाम है, एक स्कूल का नाम है. तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि व्हाट इज E सेल एंड व्हाट इज V सेल? कोई जानता है क्या? हाँ, तो जब बैटरी से करंट ना लिया जा रहा हो तो उस समय उसके जो टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? E. और जब बैटरी से करंट लिया जा रहा हो तो वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप होता है ना, जानते हो ये बात? ठीक है, तो उस समय इन टर्मिनल्स का जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो क्या कहलाता है? V से. समझे कि नहीं समझे? तो बैटरी से करंट ली जा रही हो उस स्थिति में एनोड और कैथोड टर्मिनल का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? V सेल. करंट ना ली जा रही हो तो क्या कहलाती है? E सेल. पक्का? कितना परसेंट? पक्का? तो अगर हमको चाहिए किसके बीच में रिलेशन, W और E सेल के, तो W क्या हो जाएगा? E सेल इंटू Q हो जाएगा. बोलो. हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि Q क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल्स टू क्या हो जाता है? N. तो हम क्या लिख देंगे? W इक्वल्स टू E सेल इंटू N इंटू E. बोलो. हाँ, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज एसोसिएटेड विद 1 इलेक्ट्रॉन. बोलो. हाँ, कितना परसेंट? हाँ. तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. देखो, W इज इक्वल्स टू Ne को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. बोलो. हाँ, इंटू E क्या है? चार्ज एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. बोलो ना. E यानी E क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ चार्ज. तो क्या हुआ? यहाँ 1 मोल है, N क्या है? N मोल है ना, तो E क्या हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ चार्ज. तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? E क्या है?
चार्ज एसोसिएटेड विथ, डोंट वरी, चार्ज, मैं समझाता हूँ, डोंट वरी, चार्ज एसोसिएटेड विथ, समझ, चार्ज एसोसिएटेड विथ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनटू क्या हो गया हमारे पास, ई सेल। एनी प्रॉब्लम? देखना, तो W नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को n से लिख सकते हैं। इट इज वेरिएबल इन अदर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, ठीक है। चार्ज एसोसिएटेड विथ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको जानते हो, उसे ही तुम क्या बोलते हो, 1 फैराडे। F से लिख दूं, बोलो, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, E से लिख दूं, तो W क्या हो गया, NFE सेल के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, NFE सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हाँ, अब बताओ क्या पूछ रहे थे, Ne है ना, तो N है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E यहाँ पे क्या होता है, चार्ज एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे 2 मोल का चाहिए तो 2E लिखा है, तो 2 क्या है, मोल, और E क्या है, 1 मोल से जुड़ा हुआ चार्ज। हाँ, यहाँ क्या है, नंबर, चाहे मैं नंबर बोलूँ चाहे नंबर ऑफ मोल बोलूँ, दोनों का मतलब सेम ही हुआ ना, दोनों संख्या को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। बोलो, जब फिजिक्स में बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो E को बोल देता है चार्ज एसोसिएटेड विद 1 इलेक्ट्रॉन, और जब मैंने N को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो E को मैंने क्या बोल दिया, चार्ज एसोसिएटेड विद 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो दोनों एक ही बात है। कोई कहे 1 रुपए का 1 केला है, कोई कहे कि 12 रुपए का 12 केला है, समझे क्या? तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 दर्जन केला 12 रुपए का, और दर्शना कह रही है कि 1 केला 1 रुपए का, तो दोनों का मतलब एक ही है। समझे कि नहीं समझे? कोई कह रहा है N को क्या मान लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो E क्या हो गया, चार्ज एसोसिएटेड विद 1 इलेक्ट्रॉन। कोई कह रहा है N को मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो E क्या हो गया, चार्ज एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले डिफरेंस जानते रहोगे। ये कब डिफाइन होता है, जब I न लिया जा रहा हो। बोलो हाँ, जानते थे ये बात, I न लिया जा रहा हो। और ये कब डिफाइन है, I समझते हो ना, I लिया जा रहा हो। तो लिख दीजिए ऐसे, रिलेशन बिटवीन E सेल एंड W। यानी ये सेल के द्वारा किया गया वर्क हुआ। कई चीजों का प्रूफ नहीं होता, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का प्रूफ मांगते हो, वैसे आगे एक स्टेटमेंट बोलूंगा, उसको भी प्रूफ मत मांगना, क्योंकि उसका प्रूफ है ही नहीं, वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड रिजल्ट है। वैसे अनीस भाई, जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट डील करूँगा, बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ, मतलब सपोर्ट पूरा रहेगा, बट अब वो लीनियंसी नहीं चलेगी भाई, क्योंकि वो क्या मुझे भी डीमोटिवेट करता है ना काम करने से। भाई इस समय 6-6, 7-7 घंटे काम करने के बाद भी आपके लिए आदमी तैयार है हर चीज़ के लिए, काम तो करना पड़ेगा। तुमने जरा सा नज़र हटाई कि समय तुम्हारा भगा तुम्हारे हाथ से, इसलिए उस पर पूरा नज़र गड़ा के रखो, हमेशा वॉच रखो अपने टाइम पे। अब लिखाने को जरीन बहुत कुछ लिख सकता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ EMF ऑफ सेल एंड चार्ज इज कॉल्ड द वर्क डन बाय द सेल। अब ये सब ठीक है, इतना तो समझदार हो ना। हाँ, W इक्वल्स टू कितना आ गया, NFE सेल। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आगे जो बोलूँगा वो तुम्हारे लिए थोड़ा डाइजेस्ट करना कठिन होगा, इसलिए उसको ज़रा ध्यान से सुनो। किसी भी सेल के द्वारा जो किया गया वर्क होता है ना, वो हमेशा डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है। अब इसको मैं प्रूफ तो नहीं कर सकता,
बोलो। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको ये बात। अब पहले से जानते इसलिए ऐसा कर दे रहे हो, लेकिन ऐसा होता है इसलिए वो आता है। समझा कि नहीं समझा? तुम पहले से जानते हो इसलिए कह रहे हो सर हाँ ये तो दिख रहा है। अबे वैसा होता है इसलिए ऐसा आता है। तो लिखिएगा स्टार लगा के कि वर्क डन बाय अ सेल is always equals to decrease in Gibbs free energy. Work done by the cell is always equals to decrease in Gibbs free energy. Work done by the cell is always equals to decrease in Gibbs free energy. तो W किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ डेल जी। सुनो और शुद्ध बोलना चाहिए, डिक्रीज इन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते? तो उसको करेक्ट कर लो, डिक्रीज इन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डिक्रीज इन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी लिख दिया पूर्वा इतना। अब बेटा W अगर माइनस डेल जी के बराबर है तो W कितना आया? W आया था NFE सेल। ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ डेल जी। तो डेल जी किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ NFE सेल। ये दूसरा बॉक्स बना देना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें लिख देना नीचे कि डेल जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। Del G is extensive property but E cell is intensive property. Del G is extensive property but E cell is intensive property. देखो अगर मान लो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, Al है, बोलो हाँ, और ये जो है Al है, ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन दे करके किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? Al+3 और बाय रिलीजिंग ऑफ 3 मोल इलेक्ट्रॉन। अब सपोज करो इसका E सेल की वैल्यू मान लो नहीं मालूम है हमें, ठीक है? हमको चाहिए इसका सपोज करो डेल जी दिया गया है। कितना दिया है डेल जी इसका? मान लीजिए कि इसका डेल जी दिया है x किलो जूल पर मोल। कितना दिया है? x किलो जूल पर मोल। तो मैंने इस रिएक्शन को 3 से डिवाइड कर दिया, तो 1/3 ऑफ Al गिव्स 1/3 ऑफ Al+3 एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सपोज करो इसका डेल जी कितना आ जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, x/3 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। बोलो हाँ। आवाज नहीं आई। कितना परसेंट? हाँ। अब जरा देखो, अब अगर मैं यहाँ से पहले वाली इक्वेशन के लिए ई सेल निकालूं, क्या निकालूं? तो डेल जी क्या होता है? माइनस NF ई सेल। बोलो हाँ। तो ई सेल कितना हो जाएगा? डेल जी अब माइनस साइन अपॉन n इंटू एफ। डेल जी कितना है इसका? x n टेकन रिलीज्ड और टेकन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। f की वैल्यू f ही रहेगी। बोलो हाँ। इसके लिए अब डेल जी जरा निकाल दो। डेल जी क्या होता है? माइनस NF ई सेल। तो ई सेल क्या हो जाएगा? डेल जी अपॉन NF। डेल जी कितना है? x/3 और n कितना है? 1 और f तो कितना आ गया? माइनस x/3f। दोनों स्थितियों में ई सेल सेम आया या अलग अलग आया? इसका मतलब कि मोल्स में चेंज कर देने से ई सेल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शायद आपको मैं क्लियर कर सका हूँगा। और मोल बदलने पर जो चीज नहीं बदल रही है यानी वो कैसी है? इंटेंसिव। तो जो मैंने बात बोली उसके सपोर्ट में ये लाइन है। कल एक क्वेश्चन कराया था, मैंने बोला था कि उसका आंसर लोग फट से डिवाइड करके दे देंगे। आपको थोड़ा सावधान रहना है। देखिए मोल के बदलने से ई सेल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब एल्युमिनियम का 1 मोल था तो भी ई सेल माइनस x/3f था, और जब एल्युमिनियम का 1/3 मोल हो गया तो भी ई सेल माइनस x/3f है। तो उसका मोल से क्या रिलेशन? क्या मैं समझा पाया? ठीक है, तो ये उसके सपोर्ट में लाइन थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पक्का? ठीक है, आगे चलें। लिखोगे इसको? जरूरत नहीं है, जिसको लगता है वो लिख ले। वैसे काम की चीज है बोलना और चीजों को विजुअलाइज कर लेना, दोनों दो डिफरेंट बातें हैं। अगर किसी को विजुअलाइज हो रहा है उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को सपोज करो पहले विजुअलाइज नहीं हुआ था उसे लिखने की ज़रूरत है।
n नहीं दिया रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई चीज़ ऑक्सीडाइज होगा तो n पता रहेगा ना, कोई चीज़ रिड्यूस होगा तो n पता रहेगा ना। हाँ तो किसी रिएक्शन का देगा ना, ऐसे कैसे नहीं देगा? वो उसके लिए भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ, रुको। छाप दीजिए। ये वाली एसी बैकग्राउंड नॉइज बहुत बढ़ा रही है। क्या बे? हैं? हो गया। बैठो। हो गया इतना? चलो अब अगला हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं लेकिन ये जब आते हैं तो बुद्धि हरी करके चले जाते हैं। रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो इस रिलेशन से तो तुम बहुत पहले से परिचित हो। कौन से वाले से? देखो इससे तुम जानते हो, यू नो कि डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। कहाँ पढ़ा रखा है मैंने? केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम की, किसकी? तो एट इक्विलिब्रियम पे डेल जी क्या हो जाता है? अब ये सब पीछे समझा चुका हूँ ना, ठीक है। डेल जी को जीरो कर दिए तो ये क्या आ गया? डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इसे क्या लिख सकते हो? डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन क्यू। आगे चलेंगे इसे तो क्या लिख देंगे, जरा देखते चलो। डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी, बोलो हाँ, लॉग क्यू की के। यहाँ मैंने इसको क्यू को के कर देना चाहिए ना, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो क्यू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, यानी रिएक्शन क्यूसेंट। याद है ना? बहुत ज़बरदस्त पढ़ा है मैंने इक्विलिब्रियम में, और पूरा वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर। तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा? के के। तो यहाँ से प्यारे सरकार जरा देखिए, हम लोग लिख सकते हैं डेल जी नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, जरा बताओ? माइनस एन एफ ई नॉट से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? जो आपने पीछे प्रूफ किया, देखिए ये देखिए पीछे प्रूफ किया कि नहीं? डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। तो डेल जी नॉट क्या हो जाएगा? डेल जी नॉट हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, बोलो हाँ। तो यहाँ मैंने क्या डाल दिया? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये किसके बराबर हो गया? माइनस 2.303 आर टी लॉग के बराबर हो गया। यहाँ से ई नॉट सेल किसके बराबर हो गया? 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, बोलो हाँ, लॉग के। कितना परसेंट? 100%। अब जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ना, जिस पर टेम्परेचर कितने केल्विन के बराबर हो जाता है? 298 के। समझे क्या? तो ई नॉट की वैल्यू जो है कितनी आ जाती है? देखो अगर इसकी वैल्यू चेक करें हम, इसकी कितने पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पे? तो 0.0592 आता है। कितना आता है? तो बार बार करोगे इसको, जब किताबों में भी ऐसे ही लिखा है, याद रखना है आपको इसको। ये पूरा सॉल्व करने पे कितना आएगा? पॉइंट, यानी एफ की वैल्यू डाल दोगे, आर की वैल्यू डाल दोगे, टी की वैल्यू डाल दोगे, और अपॉन क्या हो गया? एन। तो ये किसके बराबर हो गया? लॉग के। सीधा रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल। मेरा ये अनुभव है कि 95% बच्चा मौके पे इसे याद नहीं कर पाता। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ई नॉट ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नोट करिए फटाफट। साढ़े 10 तक है हमारी क्लास।
लिख दीजिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनका अपना एक इम्पॉर्टेंस है। हो गया सरकार? जी सर। ठीक है। अब ये भूल जाता है बच्चों, ये भूल जाएगा, आपको याद रख लेना। और ई सेल का के के साथ रिलेशन नहीं है, ई नॉट सेल का के साथ है। हो गया इतना? अब बस एक लास्ट टॉपिक आज का, वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल इन रिवर्सिबल मैनर। यही हेडिंग डालिए, वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इन रिवर्सिबल मैनर। आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स में भी समझा रखा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो किया गया वर्क होता है वो हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम। और रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं? जिसमें ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस सबसे कम हो। तो वर्किंग ऑफ अ सेल इन रिवर्सिबल मैनर, पहले इसको हेडिंग डाल दिया आपने, पहले ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है, फिर उसको अपन जान लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है प्यारे बच्चे जिसमें ZnSO4 भरा है, और एक दूसरा कंटेनर है मेरे सरकार जिसमें क्या भरा हुआ है? ZnSO4 एक्वस भरा हुआ है, दूसरे कंटेनर में CuSO4 एक्वस भरा हुआ है। मैंने क्या किया? मैंने चुप जिंक का रॉड इसमें डाल दिया। लो भाई, जिंक का रॉड इसमें डाल दिया और मैंने कॉपर का रॉड इसमें डाल दिया, ठीक है। दोनों को मैंने एक्सटर्नल वायर से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। बोलो हाँ। ये किसमें डूबा हुआ है? ZnSO4। ये किसमें डूबा हुआ है? कॉपर CuSO4 में। अब जरा देखो, हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं? वर्किंग ऑफ ए सेल इन रिवर्सिबल में। तो देखो, जब हम इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं तो ये सॉल्ट ब्रिज से सारा काम होने लगता है, और करंट क्या होने लगता है? फ्लो होने लगता है। ये तो सबको मालूम है ना, इसमें तो कोई असुविधा वाली बात नहीं है। पक्का? अब जरा देखो, इस सेल में हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यानी बाहर से एक बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाहर से एक बैटरी लगाएंगे, और वो बैटरी इस तरह से लगाएंगे कि वो इस सेल का अपोज करे। क्या करे? अब जरा ध्यान से समझना, इस सेल में अगर ध्यान से देखा जाए तो करंट किधर से किधर जा रहा है? कैथोड से एनोड की तरफ। ये बात मैंने सैकड़ों बार बता रखी है। बोलो। अब जरा देखो, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, ध्यान से सुनना, जो इस सेल का क्या करे? अपोज करे। क्या करे? अपोज करे। तो देखो, वैसी व्यवस्था करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिंक एक में डुबोया, एक में क्या डुबो दिया? जिंक के रॉड को ZnSO4 में, और एक में क्या डुबो दिया? कॉपर के रॉड को CuSO4 में। अब मेरा होल सोल टारगेट है कि मैं क्या व्यवस्था मचाऊं? मैं ऐसी व्यवस्था लगा दूं कि ये सेल कैसे काम करने लगे? रिवर्सिबल मैनर में। कैसे काम करने लगे? रिवर्सिबल मैनर में। फिजिक्स पढ़े हो तो फिजिक्स में आपको एक बात बार बार बताई गई होगी, करंट हमेशा उस पाथ को चूज करता है जिस पे रेजिस्टेंस मिनिमम हो। अब मैंने एक बैटरी लगा दी है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। बोलो। ये इस तरह की मैंने एक बैटरी लगा दी। पक्का? और इसको मैंने एक ऐसी व्यवस्था कर दी, ठीक है। यहाँ से मैंने एक जॉकी वायर ले दिया। जॉकी वायर समझते हैं?
बोलो, मूव कर सकता, यानी कि जहां उठा के चाहूं वहां रख दूं। तो तुम जानते हो कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब ज्यादा लेंथ पे रख दूंगा तो ज्यादा दूर का रेजिस्टेंस आएगा, और कम लेंथ पे रख दूंगा तो इस जॉकी वायर को इस तरह से रखते हैं, क्या बोला, कि जो बैटरी है उसमें करंट ऐसे जाएगा ना, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ, तो ऐसे आकर के और फिर ऐसे जाने लगता है। नहीं समझा? ऐसे आया, बोलो हाँ। अब दो रास्ता है, ऐसे चला जाए, बोलो, और ऐसे चला जाए, बोलो। तो जब हम रेजिस्टेंस इसके रास्ते का बढ़ा देंगे तो यहाँ ये वाला रास्ता ब्रेक हो जाएगा। नहीं समझा? अगर हम क्या कर दें, जॉकी वायर से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दें तो ये पाथ क्लोज हो जाएगा करंट के लिए। ये बात समझते हो? और करंट इधर से निकलेगी और ऐसे आएगी, ऐसे आकर के फिर ऐसे चली जाएगी। बोलो हाँ कह दीजिए प्लीज। पक्का? नीचे भी तो जा सकते। नीचे कहाँ चली जाएगी? हैं? घुस जाएगी सॉल्यूशन में। राड ऐसी व्यवस्था रखने का ऐसी ही जाती है। और करंट किधर जाएगी इसका फैसला मैं कर सकता ना, रेजिस्टेंस मैनेज करके। जिधर से चाहूं उधर का रेजिस्टेंस कम कर दूं, बस उधर उधर से करंट चली जाएगी। क्या बोलते? बोलो। ठीक है, अब जरा देखो, सेल की जो खुद की करंट थी आई गैल्वेनिक सेल, आई जी लिख दूं, और बैटरी की जो था वो आई ई लिख दूं। यहीं आके दोनों टक्कर करेंगे कि नहीं? आई ई और आई जी एक दूसरे को क्या करेंगे? टक्कर। कितना %? 100%। नहीं समझा? तो अब ये सेल कैसे वर्क कर रहा है? रिवर्सिबल मैनर में, क्योंकि जो बाहर से व्यवस्था है उसका करंट जो एक्चुअल अरेंजमेंट है उसके करंट को क्या कर रही है? अपोज। पक्का ना? जरा आदित्य भाई निकल के आना, एक डेमो दे देता हूँ लोगों को। बहुत नॉर्मल सी बात है। मान लीजिए आदित्य भाई ऐसे किए हैं और मुझ पे ये मैं 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा, बोलो, और ये 1 का, तो अब ये पीछे की तरफ जाने लेंगे कि नहीं? बोलो। ठीक है, अब जरा देखो, मैंने 10 का लगाया और इन्होंने 9.9 का, अभी भी यही पीछे जाएंगे, लेकिन इस वक्त मुझे वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अपोज क्या है? ज़्यादा है। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो, पहले मैं 10 लगाया था, ये 1, तो डिफरेंस कितने का था? 9 का। अब मैंने 10 लगाया 9.9। तो जब ड्राइविंग और अपोजिंग में डिफरेंस मिनिमम हो जाए तो वो प्रोसेस क्या होता है? रिवर्स। जरा सा अंतर होने से प्रोसेस का डायरेक्शन बदल जाता है। अगर वो 9.9 से 10.1 कर दे तो मैं पीछे जाने लगूंगा। पक्का? तो रिवर्सिबल मैनर में कोई चीज है, इसका ये मतलब है कि अपोज मैक्सिमम है। तो जब अपोज मैक्सिमम होगा तो उस स्थिति में ड्राइवर को वर्क करने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। बोलो। तो यहाँ तो मैं था ड्राइविंग फोर्स एक्सर्ट करने वाला, बट यहाँ कौन है? गैल्वेनिक सेल है। बैठिए। तो हमें क्या पता लगाना है कि वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल इन रिवर्सिबल मैनर। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने व्यवस्था किया वो समझ में आया होगा। तो अब जरा देखें, अगर इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए तो जो गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल होता है, क्या बोला मैंने? वो होता है 1.1 वोल्ट। कितना होता है? 1.1। याद रखना है आपको, कितना होता है? 1.1। यानी ये जो ताकत लगाएगा 1.1 वोल्ट का डिफरेंस से ताकत लगाएगा। ये जो अपने करंट को पुश करेगा कहां से कहां? कैथोड से एनोड की तरफ। वो कितनी ताकत से? 1.1। पक्का ना? कितना % पक्का? अब 3 स्थितियां पैदा हो जाएंगी। पूछो क्या? पहला, ध्यान से देखना, केस 1। केस 1 में कहता हूं कि जो E एक्सटर्नल है, बाहरी बैटरी जो है, उसको E एक्सटर्नल बोल दूं। अगर मैं कह दूं E एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, यानी जो बाहरी बैटरी मैंने लगाया है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस गैल्वेनिक सेल से क्या है? कम। तो कौन ताकतवर हुआ? तो करंट किधर से किधर जाएगी? कैथोड से एनोड, यानी कॉपर से जिंक की तरफ जाएगी। और जिंक रॉड का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और कॉपर आयन का क्या हो जाएगा? पक्का? कितना %? 100%। अब अगर E एक्सटर्नल बराबर हो जाए 1.1 वोल्ट के तो करंट कितनी हो जाएगी? 0। क्योंकि जितनी ताकत से ये इधर फेंकेगा उतनी ही ताकत से ये इधर फेंक देगा इलेक्ट्रॉन को। बोलो। तो वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। नहीं समझा? जरीन
समझा? ठीक है, अगर करंट जीरो हो गया तो नाइदर ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस नॉर रिडक्शन विल टेक्स प्लेस। तो मैं क्या लिख दूं, सीधे लिख दूं नो रिडॉक्स। शॉर्ट में हो गया ना इतना कि पूरा लिखूं? हाँ, तुम बोर्ड में लिखना तो ऐसे मत लिखना नो रिडॉक्स, पूरा वहाँ लिखना अच्छे से, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब अगर मैं ये कौन सा केस लगाया, केस 2 लगाया, केस 2 लगा दिया। अब जरा देखो मैं केस 3 लगा देता। केस 3 अगर मैंने लगाया और मैंने बोल दिया ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1, अबे ये तो साला इससे भी ताकतवर हो गया। तो ताकतवर हो गया तो करंट मिलेगा, बोलो, लेकिन इस बार एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, और एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा तो जिंक का रिडक्शन, बोलो, और कॉपर का, जिंक मतलब Zn+2 का रिडक्शन, और कॉपर का क्या होने लगेगा, Cu का ऑक्सीडेशन। ये मेरा बच्चा ये सब चीज़ें बहुत परफेक्ट करता है। Cu का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। नॉन स्पॉन्टेनियस, ये कैसी प्रोसेस है, यानी ये कभी भी अपने आप नहीं हो सकती। जब तक एक्सटर्नल फोर्स चीज़ों को अफेक्ट नहीं करेगा तब तक ये संभव नहीं। तुम बैटरी निकाल दो जिंदगी भर, ये कभी नहीं होगा। पहला वाला प्रोसेस होगा। तो ये पहला वाला क्या है, स्पॉन्टेनियस भी है, स्पॉन्टेनियस भी है, तो लिखने की कोई ज़रूरत इसे नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप वर्किंग ऑफ सेल इन रिवर्सिबल मैनर समझ पाए होंगे। आप ये एहसास कर पाए होंगे कि ऐसी स्थिति में सेल अधिकतम वर्क करता है, बोलो, स्पेशली कब, केस 1 में, केस 3 में तो सेल पे वर्क हो रहा है ना, बोलो। सेल का वर्क किस में है, केस 1 में? नहीं समझा? ठीक है, तो लिखिएगा वर्किंग ऑफ अ सेल इन रिवर्सिबल मैनर, हेडिंग है ये, तो लिखिएगा इन रिवर्सिबल मैनर गैल्वेनिक सेल does maximum work in reversible manner. Galvanic cell does maximum work ठीक है, लाइन चेंज। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहता मैं, क्योंकि थर्मो में बहुत डीप डेप्थ में उसको हमने कर रखा है, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको है ना इसके बारे में, पक्का? ठीक है, फट से ये वाला अरेंजमेंट बना दो, वो वाला मत बनाना, वो समझाने के लिए था। ये वाला राइट साइड वाला अरेंजमेंट बना दो। आराम से ड्रॉ कर लो।
है। पूरा केस वेस सब लिख लो। कुछ पूछना है इसमें?